Hello everyone, this is Prem Surani coming up with the next round of our editorial decoded and इस सेशन में हम बात करने वाले हैं editorial which appeared in The Hindu and that is very important article related to the MP led scheme. इसमें जो article है that talks about this MP led scheme and its inefficiency. Yes, you are no I'm saying here that is inefficiency. तो इस inefficiency के चलते हुए क्यों MP led जो है उसको discontinue करना चाहिए? What are the arguments against this MP led scheme which are given in this particular article? तो एक एक करके हम समझेंगे उन आर्ग्यूमेंट्स को और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है इसकी कैसे सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज की गई है और कितना ये किस हद तक इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये सब हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इशू समझेंगे तो 2020 अप्रैल में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और ये बोला गया था कि बिकॉज दिस फंड जो 5 करोड़ रुपए की जो फंडिंग मिलती है एमपी को पर ईयर, वो फंड जो है दैट इज सपोज टू बी यूटिलाइज इन द एरिया ऑफ हेल्थ सेक्टर. ठीक है, इसके लिए इसको डिसकंटिन्यू किया गया लेकिन वापस से इसको अभी रिज्यूम कर दिया गया है एंड दैट इज द मैटर कि ये अभी क्यों न्यूज में है. राइट, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो दिस इज अगेन रिज्यूम, तो ये इशू है. नाउ फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज दिस एमपी लेड स्कीम. तो ये स्कीम जो है 1993 में आती है. सो this came in 1993 and this works as a central sectoral scheme, right? Central sectoral scheme. या इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अर्लियर इन 1993 इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बट लेटर इन 1994 इट वाज शिफ्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होती है दैट इज मॉस्पी. सो नाउ इट वर्क्स अंडर मॉस्पी, ध्यान रखना. इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एमपीज होते हैं स्पेशली उनको 5 करोड़ रुपीस पर ईयर की जो फंडिंग मिलती है 2 इंस्टॉलमेंट में मिलती है. ठीक है, 5 करोड़ इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2.5 करोड़. अब ये जो एमपीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा एमपी. तो एमपी जो है 2 तरह के हैं, लोकसभा के एमपी एंड राज्यसभा के एमपी. तो जो राज्यसभा के एमपी हैं उनकी जो 5 करोड़ की फंडिंग है दैट इज टू बी यूटिलाइज इन द एरिया और इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन द स्टेट, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जिस स्टेट से ये चुन के आते हैं राज्यसभा के एमपी उस स्टेट में ये कहीं पे भी 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, रिकमेंड करते हैं ये लोग. और ये जो लोकसभा के एमपी होंगे वो उस पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो चुन के आते हैं वहां पे ये 5 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं. ठीक है, अब इसका जो इंचार्ज होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो जो एमपीज होते हैं वो जो ये वर्क्स होते हैं जहां पे ये पैसा खर्च होना है दैट जो एमपी है वो रिकमेंड करेगा टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट करेंगे. इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वहां पे ये वर्क के बारे में पूरा पता लगता है एंड आप आरटीआई से भी इसका पता लगा सकते हैं. इसमें ध्यान रखना जो एमपी है उसका रोल जो है वो रिकमेंडेड वाला है, रिकमेंडेटरी रोल है एमपी के पास. सारा जो रोल है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का दैट इज विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होता है. ठीक है, आई होप आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी. अब इसमें जो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे काम करना होता है जैसे सैनिटेशन, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इन सब एरिया में अभी तो स्वच्छ भारत मिशन इन सब में भी इसको यूज किया जाता है जो फंडिंग है. अब समझते हैं कि इसके साथ इशू क्या है, एक एक करके समझेंगे व्हाट आर द इश्यूज स्पेशली. सो ये सारे इश्यूज हैं जिन पे आर्टिकल बात करता है. कुछ इश्यूज हैं जो अलग से भी मैंने लिखे हैं. द फर्स्ट इशू इज कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इसको रिज्यूम करना ही नहीं चाहिए था, इसको पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर देना चाहिए इस स्कीम को. ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. द आर्ग्यूमेंट फर्स्ट सेज इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 50 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. और इस आर्टिकल में बोला गया है आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शुड बी द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर जो रोल है या फिर जो जुडिशियल रोल है ये सब आपस में थोड़े अलग होने चाहिए. अब यहां पे देखिए ये जो रोल है जो एमपीज के पास है दैट इज द काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव रोल. ठीक है, जो इंप्लीमेंट करा रहे हैं स्कीम को दैट इज एग्जीक्यूटिव रोल. अदरवाइज इनका जो रोल है एक्चुअल में ये जो अगर देखें एमपीज क्या हैं वो लेजिस्लेटर्स हैं.
ठीक है, लेजिस्लेटिव रोल होना चाहिए इनके पास, बट व्हाट दे आर डूइंग इज एग्जीक्यूटिव्स रोल. सो दिस इज समवेयर डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर्स. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो एमपीज हैं उनका लेजिस्लेचर वाला रोल जो है उसकी बजाय इनको एग्जीक्यूटिव रोल दिया गया है. तो पहला आर्ग्यूमेंट यही बोला जाता है हमेशा इसके अगेंस्ट. दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर आप मैं बताऊं तो दैट इज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी. तो अगर हम यहां पे देखेंगे दिस पॉइंट, दिस इज द 6th पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी. अब कैग की रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी इसके ऊपर, और उस कैग की रिपोर्ट में बोला गया कि आउट ऑफ टोटल एमपीज 298 एमपीज ऐसे थे जिनको एक साल तक ये नहीं पता था कि एक भी रुपया कैसे खर्च करना है. आउट ऑफ 542 एमपीज 298 एमपीज वर देयर जिन्होंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कंप्लीटली. ठीक है, और इसके बाद ओनली 35 एमपीज जो थे उन्होंने ही 100% यूटिलाइजेशन किया. बाकी आप सोचिए कि क्या स्थिति है, राइट. तो एक ये बहुत बड़ा इशू है. एंड इसी के साथ जब ये 1993 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अगर हम 2015 की बात करें तो 5000 करोड़ रुपीस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आइडल पड़े हुए हैं, यानी इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है. तो एक मनी यूटिलाइजेशन वाला जो है वो बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो हमने ये देखा सेपरेशन ऑफ पावर, हमने ये देख लिया यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स. अब इसके बाद बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज. इसमें भी कैग की रिपोर्ट है और कैग बोलता है, कैग के अकॉर्डिंग टू कैग सेज कि जो एसेट्स क्रिएशन हो रहा है वो ड्यूरेबल एसेट्स नहीं है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं. तो सब नंबर 1 इज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं. क्वालिटी इज सब स्टैंडर्ड. क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही ध्यान रखना, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. ठीक है, एंड क्वांटिटी बोथ आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज. थर्ड अगर मैं बात करूं इसमें कि जो ऑर्डर्स हैं, जो वर्क ऑर्डर्स हैं, दे आर बीइंग डिलेड. ठीक है, काफ़ी सारे ये डिलेड हो रहे हैं. तो ये कुछ इश्यूज हैं. और इम्प्लीमेंटेशन का तो हाल बहुत ख़राब है, आपको भी पता है. इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ये सारे जो इश्यूज हैं ये कैग ने भी हाईलाइट किए हैं. ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ने, कि ये सारे इश्यूज जो हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में हैं. ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो हैं काफ़ी सारे इशू हैं. सो इसके बाद हम बात करें कि इस जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी कोई स्टेटूटरी बैकिंग नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए हो, यानी कि दैट डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ द गवर्नमेंट कि इस स्कीम को कैसे कंटिन्यू करना है, कितनी फंडिंग होनी चाहिए. इसके लिए कोई लीगल सेटअप नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे इसको बंद भी कर सकती है, इसकी फंडिंग भी बढ़ा सकती है, इसकी फंडिंग घटा भी सकती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इशू में. ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे बड़ा जो इशू है कि यहाँ पे कोई मॉनिटरी एंड रेगुलेशन का काम नहीं है. अगर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन होती तो आप सोचिए कि 5000 करोड़ का जो स्टॉक मनी का पड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या वो हो पाता? तो ये वाला बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, तो अंडर यूटिलाइजेशन भी हमने देख लिया. इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैं आपको कहूंगा आपके आंसर में जरूर लिखिए. एक तो ये सेपरेशन ऑफ द पावर्स, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, एंड देन ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म. तो ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरल मीन्स आपका डिवीजन ऑफ पावर्स है, मतलब जैसे 3 टियर हमारी गवर्नमेंट है, कौन सी टियर का क्या रोल होगा, दैट इज समवेयर जो कमिंग फ्रॉम द फेडरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, अब जो ये काम हो रहे हैं स्पेशली अंडर एमपी लेड, दे आर सपोज टू बी डन फ्रॉम द पंचायत. ठीक है, पंचायत जो होती हैं उनका काम है ये एक्चुअल में, लेकिन कर कौन रहा है? हमारा एमपीज. तो ये कहा जाता है कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं ये थोड़ा उनके अगेंस्ट चला जाता है. जो लोकल गवर्नमेंट का वर्क है वो यहाँ पे कौन कर रहे हैं? एमपीज कर रहे हैं. तो दैट इज वन वैलिड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस एमपी लेड स्कीम. ठीक है, फिर हमने देखा एक लास्ट इशू है, ये देखिए मिसयूज का. मिसयूज में बहुत सारे हैं. स्पेशली मैं अगर बात करूं, आई एम इरेजिंग ऑल दीज, स्पेशली अगर हम बात करें मनी की. ठीक है, तो मनी मिसयूज कैसे होती है ये देखिए आप. एक तो क्या होगा इस मनी में कि जो एमपीज हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जनरली क्या होंगे? रिलेटिव्स होंगे, या फिर किसी न किसी फाइनेंशियल बॉन्ड में होंगे उन एमपीज के साथ. तो इस तरह से ये क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी के पास ही वो कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं. एंड दैट इज समवेयर यू कैन से कि मनी जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज. एंड ये जो है ये इंडिया स्पेंड नाम की एक रिपोर्ट है वो भी बोलती है कि ये जो मनी का यूटिलाइजेशन है दैट इज वेरी अनफेयर, नंबर 1.
इसके बाद जो मिसयूज अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल आप अपने मेंस में लिख सकते हैं कि समवेयर इट वाज दिस मनी वाज यूज्ड टू मेक फाउंटेन, एक फाउंटेन लगाया गया ऐसी झुग्गी झोपड़ी में जहां पे पीने का पानी नहीं था, बट वहां पे फाउंटेन लगाया गया विद द हेल्प ऑफ दिस मनी ऑफ एमपी लेड। अब आप सोचिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप फाउंटेन लगा रहे हैं, तो समवेयर यू कैन से द मिसयूज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है ये बहुत बड़ा इशू है। तो अभी हमने सारे इशू देखे, सेपरेशन ऑफ पावर का इशू देखा हमने, इम्प्लीमेंटेशन का इशू देखा, ठीक है। इसके बाद हमने ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म देखा, मॉनिटरिंग नहीं है इफेक्टिव, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिए। इसके साथ एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वैलिडिटी ऑफ दिस स्कीम, अगर इतनी ही कमियां हैं तो फिर इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया। तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब इसको चैलेंज किया गया इन द ईयर ऑफ 1999 और इसको लगातार चैलेंज किया गया, आप देखेंगे। सो इन 1999 में किया गया, देन 2002, 3 सब में इसको चैलेंज किया गया, 5, ठीक है। तो जब बार बार इसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है 2010 में, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले दो और जो ओपिनियन है देख लेते हैं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके ओपिनियन देखते हैं। सबसे पहली है, द फर्स्ट वन इज नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। इन द पीरियड ऑफ दिस 2002 में इन्होंने कहा था कि जो ये स्कीम है पर्टिकुलरली एमपी लेड वाली, दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग द फेडरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप बात करेंगे फेडरल प्रिंसिपल्स की जो अभी हमने डिस्कस किया, तो फेडरल प्रिंसिपल्स में आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कमीशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो विद योर लीगल बैकिंग इन द आंसर। द सेकंड थिंग इज सेकंड एआरसी, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो इनकी रिपोर्ट। तो इन्होंने एथिक्स इन गवर्नेंस नाम की एक रिपोर्ट में लिखा था कि दिस पर्टिकुलर स्कीम गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर सेपरेशन के हमने अभी जस्ट बात करी थी उसमें सेकंड एआरसी ने भी हाईलाइट किया। अब ये तो दो ये चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात करते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें तो क्या जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इन 2010 में, ठीक है, वो बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली दिस स्कीम इज वैलिड वन, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आप देखिए फेडरल प्रिंसिपल और सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। अगर फेडरल प्रिंसिपल की बात करें, जो अल्टीमेट वर्क है वो पंचायत के साथ ही है, पंचायत ही जो है वहाँ पे ही वर्क हो रहा है, सो इसीलिए ये फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं है। नंबर 2 कि क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि एमपीज जो हैं उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं दिए गए हैं पूरी तरह से, उनका रोल सिर्फ रिकमेंडेटरी है, यानी कि वो अभी भी लेजिस्लेटर का ही काम कर रहे हैं। द ओनली रोल विच इज असाइन टू देम इज रिकमेंडेटरी। लेकिन यहाँ पे फिर अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो आप सोचिए कि अगर कोई एमपी कहता है कि यहाँ पे काम होना चाहिए, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट जा सकता है? आंसर होगा नहीं। तो प्रैक्टिकली तो जो है सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट ही है, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो अगर इन केस आपसे पूछा जाता है इन योर मेंस, इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस एमपी लेड स्कीम, यू कैन बैलेंस योर आंसर इन द कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन 2010, that is कि it doesn't go against the principle of separation of power either, and or it is not the against the principle of federalism। तो ये था इशू, आपको समझ में आया होगा एमपी लेड स्कीम होती क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, क्यों जो है इसको बंद कर देना चाहिए, एंड what are the opinion of especially these constitutional bodies, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे फिर वो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट हो, चाहे वो जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का। तो आई होप ये इशू आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। शेयर एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.